राम राम जी सभी लोगों को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मेरा नाम है मुकुल शर्मा और मैं आप सभी को कवर कराने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस। ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण, जिसका एक बेहतरीन टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास तक हमने डिस्कशन कर लिया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में, जिसका डिटेल में थोड़ा सा आज मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा जिसके बारे में। ठीक है, देन उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुलित करते हैं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर और करा दिए गए। यदि आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हो तो जाकर के पहले उन 2 लेक्चरों को देख करके आओ, कवर करके आओ, तब आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये उसका तीसरा पार्ट है या तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। ठीक है, मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, अब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले उसको लिखते हैं, तब उसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर उसको हम समझते हैं। तो चलिए नोट करते हैं। ये हमने लिख दिया, ये हमने नोट कर दिया किसको, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को। भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, 9th क्लास का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो हम किसी वस्तु में से द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, ना ही किसी वस्तु में द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। कैसे परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि इस ये जो मार्कर है इसका कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, इसका कुछ भार है, इसका कुछ वेट है, इसका कुछ द्रव्यमान है। ठीक है, अब मैं इसके द्रव्यमान को नष्ट करना चाहूँगा तो क्या क्या कर सकता हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको जला सकता हूँ। ठीक है, जलाने से क्या होगा, ये मार्कर नष्ट हो जाएगा। लेकिन जलाने के बाद में जो इसकी राख बनेगी उसके अंदर भी तो द्रव्यमान होगा, उसके अंदर भी तो द्रव्यमान होगा। अगर मैं इसकी प्लास्टिक को पिघला करके कोई नई शेप में नई या नई आकृति में कन्वर्ट कर दूं इसको मैं, तो इसका जो द्रव्यमान है वो इस वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि नहीं, तो इसको ना तो नष्ट कर सकते, द्रव्यमान ना तो कभी नष्ट होगा पृथ्वी पर हर एक वस्तु। ठीक है, जिसके अंदर इसका कुछ द्रव्यमान हो और कुछ स्थान घेरती है वो कहलाती है आपकी द्रव्यमान। ठीक है, अब उसको हम कितना नष्ट कर सकते हैं, कितना नष्ट कर सकते हैं, द्रव्यमान चीज जिस वस्तु के अंदर द्रव्यमान है उसको बिल्कुल कतई नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। ठीक है, और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि ना तो, ठीक है, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये पढ़ा था हमने नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर सेकंड में, लास्ट में जो हमने पढ़ा था ये चीज़ भाई हमने पढ़ी थी। इसकी अगर डेफिनेशन डिटेल में देखना चाहो तो लेक्चर नंबर 2 में लास्ट में जा करके देख सकते हो। भाई हमें एक ये, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो चीज़ है ये हमने पढ़ ली लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा बता दिया, अब ये बताओ ये जो है इसमें अभिक्रिया को संतुलित करने में काम कहाँ पर आएगी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है कि कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है या फिर कोई भी केमिकल इक्वेशन हो उसको बैलेंस करने में किस काम में आएगी, ये किस काम में आएगी। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले, ठीक है, उसके द्रव्यमान जो संख्या होती है ना, परमाणु के जो द्रव्यमान संख्या की जो होती है उसको बराबर किया जाता है। ठीक है, दोनों लंग के उत्पाद के द्रव्यमान को और उत्पाद अभिकारक के द्रव्यमान को उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम कहेंगे कोई भी रासायनिक समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है, वो क्या है, बैलेंस है, संतुलित है। ठीक है, तब हम कहेंगे। तो ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय, ठीक है, और जो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या है वो होनी चाहिए उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर। अब भाई बराबर क्यों होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या में ही द्रव्यमान होता है। जैसे कि हाइड्रोजन में देखो, जैसे कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जैसे कि आप जो हैं H2 लगाते हो, H2 का मतलब ये जो हाइड्रोजन है H+H, यानी कि इसके अंदर जो है 2 हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन की जो द्रव्यमान है वो कितना, 2 है, यानी कि डबल है। ये हाइड्रोजन जो है इसके अंदर जो परमाणु की संख्या वो क्या है, 2 है, यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। अब ये क्या हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लेता हूँ, ठीक है, H2
प्लस Cl2, यानी कि जब मैं हाइड्रोजन में क्लोरीन गैस को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड बनाता है या HCl बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 1, यहाँ पर क्लोरीन कितने 2, यहाँ पर क्लोरीन कितने 1। ठीक है, तो ये क्या है, ये बैलेंस नहीं है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 2 है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। यहाँ पर इसका जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है वो 2 है, यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 1 है। तो ये क्या बैलेंस नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। ठीक है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। अब हम इसको रफ करते हैं और सबसे यहाँ पर ये क्या है, ये है यहाँ पर उत्पाद के परमाणु की संख्या। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा उत्पाद अभिकारक के परमाणु की संख्या। ठीक है, LHS की तरफ, जैसे कि मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया कि जो आपका LHS होता है, LHS की तरफ क्या आता है, अभिकारक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभिकारक। ठीक है, इसके जो अभिकारक हैं, ठीक है, अभिकारक क्या, A+B, अभिकारक के परमाणु की जो भी संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, ये क्या, उत्पाद के परमाणु की संख्या के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैंने एक, सबसे पहले मैं समझाता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कशन किया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की डेफिनेशन लिख दी। अगर आपको ये डेफिनेशन ठीक से नहीं लग रही हो ना, तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने बहुत अच्छे से डेफिनेशन लिखाई है, लास्ट में जाना। ठीक है, लास्ट में जा करके देखना, डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से लिख रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने ये बताया कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर हमने एक समीकरण के थ्रू बताया। ठीक है, जैसे हमने एक समीकरण ली, A+B, दोनों को मिक्स करके बनाया जा रहा है A और B। ठीक है, A+B क्या दिया, अभिकारक, क्योंकि अभिकारक को हम LHS की तरफ लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर अभिकारक की जो परमाणु की संख्या है वो बराबर होती है उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के। ठीक है, अगर दोनों में बराबर है, जैसे कि अभिकारक के जो परमाणु की संख्या है वो बराबर है उत्पाद के परमाणु की संख्या की, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल जो इक्वेशन है आपकी वो क्या, बैलेंस है। ठीक है, संतुलित है। बराबर नहीं है तो असंतुलित है। ठीक है, फिर क्या ही कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, अब एक समीकरण को लेकर के देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक समीकरण लिया। ठीक है, कौन सा समीकरण लिया, जैसे कि देखो मैंने लिया जिंक। ठीक है, जिंक में मैंने क्या लिया, जिंक को H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाए। ठीक है, H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई। जिंक ये क्या है, यहाँ पर ये है जिंक। ठीक है, जो कि सॉलिड होता है। ये क्या है, H2SO4, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि एक्वस या जलीय विलयन है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने जिंक को H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई तो जिंक ने क्या किया, जो हाइड्रोजन गैस है उसको बाहर निकाल दिया और जिंक ने अपना स्थान ले लिया हाइड्रोजन की जगह पर, और SO4, ZnSO4 का। ठीक है, जिंक सल्फाइड का निर्माण किया और हाइड्रोजन को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। अब हमें इसमें ये देखना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम अभिकारक के परमाणु की संख्या को देखते हैं। ठीक है, अभिकारक के परमाणु की संख्या, अभिकारक कौन सा, ये वाला, ये कौन सा अभिकारक, और ये क्या उत्पाद। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या अभिकारक, अभिकारक, ये क्या उत्पाद। ठीक है, इसके जो परमाणु की संख्या, जैसे कि Zn के अंदर परमाणु की संख्या कितनी है, 1। ठीक है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। ठीक है, Zn कितने, 1, जहां पर Zn कितने, 1। ठीक है, यहाँ पर SO4 कितने, ठीक है, SO4 कितने, 4। ठीक है, यहाँ पर SO4 कितने, 4। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या 2। अतः ये जो केमिकल जो इक्वेशन है वो क्या बैलेंस है। ठीक है, आपको यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या फिर कोई भी केमिकल इक्वेशन हो बैलेंस करनी नहीं आती, तो इसके बाद में एक बेहतरीन तरीके से एक ये 12-13 मिनट के समथिंग की एक वीडियो लेकर के आऊँगा, मैं सेपरेट यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसको आप चुटकियों में क्या कर दोगे, चुटकियों में क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे चुटकियों में। ठीक है, आप बैलेंस करना सीख जाओगे। तो अब मैं इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। और ये जो है ना, ये कहलाएगी आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण।
ठीक है, क्या कहलाएगी, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगी। यानी कि जब अभिकारक के उत्पादों के अभिकारक के परमाणु की संख्या बराबर होती है उत्पाद के परमाणु की संख्या के, तब हम कहते हैं कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है वो होती है संतुलित। और हम इसको रफ करते हैं और डेफिनेशन लिखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण की पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, जब उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे सब। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते कैसे हैं, डेफिनेशन देखो, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या रहती है, समान रहती है, दोनों तरफ क्या होती है, बैलेंस होती है। ठीक है, वहां पर जितने परमाणु की संख्या उतने ही इधर की तरफ परमाणु की संख्या रहेगी। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था किसका, जैसे कि मैंने जिंक का एक समीकरण लिखी थी। जिंक को जब मैंने H2SO4 के साथ में H2SO4, ठीक है, यानी कि जो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसके साथ में रिएक्शन करवाई तो हमें प्राप्त हुआ ZnSO4। ठीक है, जैसे ही ZnSO4 हमें प्राप्त हुआ तो H2 जो थी, H2 जो गैस थी वो क्या थी, हवा में उड़ गई। ठीक है, क्या हुई, हवा में उड़ गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका जो अभिकारक है, ठीक है, अभिकारक के जो परमाणु की संख्या वो कितनी है। ठीक है, इसके जो अभिकारक के जो परमाणु संख्या है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी इसके उत्पाद के परमाणु की संख्या के। उत्पाद के परमाणु की संख्या के। ठीक है, ये क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तब हम कहेंगे कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, बैलेंस। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतनी। आज की वीडियो हम शॉर्ट्स रखेंगे, थोड़ी सी छोटी रखेंगे आज की क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बेहतरीन लेवल से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।